नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल यादव आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वीडियो है उसमें फसल चक्कर क्रॉप रोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि फसल चक्कर किसे कहते हैं, परिभाषा के बारे में देखते हैं इसकी। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को अदल बदल कर बोना, फसल चक्र कहलाता है। वापस देखना, एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पे फसलों को अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाती है, फसल चक्र कहलाता है। देखो इसको बताऊंगा मैं कैसे अदल बदल कर बोएंगे, उसके पूरे अपने सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही पढ़ेंगे। पहला सबसे बड़ी बात है कि फसल चक्र का मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए फसल चक्र बनाते हैं। तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य, इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य वो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है मृदा में उर्वरता में वृद्धि करना। मृदा उर्वरता में वृद्धि सबसे मेन इसका उद्देश्य ये है। देखो बेटा, मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे होगी, मैं आपको सीधा सा सिंपल सा उदाहरण लेके देता हूँ, जिससे आपको फसल चक्र भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, देखो पहले तो मैं बता दूं आपको, अपना जो एग्रीकल्चर कैलेंडर चलता है वो खरीफ से चलता है, इसलिए फसल चक्र भी खरीफ से ही काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने खरीफ में सोयाबीन की बुआई की, किसकी बुआई की, सोयाबीन की बुआई की। अब देखो ना, सोयाबीन दलहनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, दलहनी कुल का पौधा है। इसलिए जो भी दलहनी कुल के पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं मृदा में। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मृदा में बढ़ाते हैं। और फास्फोरस की मृदा में क्या होती है, कमी होगी। फास्फोरस की मृदा में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि ये दलहनी कुल का पौधा है। इसकी जड़ों में राइजोम जीवाणु पाए जाएंगे, राइजोम जीवाणु नाइट्रोजन की वृद्धि करेंगे। अब अपन फसल चक्र क्या करेंगे, अब खरीफ के बाद में क्या बोएंगे, रबी बोएंगे। अपन रबी में क्या करेंगे, ये दलहनी थी, उसके बाद में क्या करेंगे, अदलहनी। जैसे हमारे गेहूं बोल लिया, गेहूं क्या करेगा, गेहूं नाइट्रोजन की ज्यादा यूज करेगा, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गेहूं की अगर आप खेती करो तो मृदा में नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और फास्फोरस गेहूं ज्यादा लेता नहीं है, सोयाबीन की बजाय कम लेता है, तो फास्फोरस की ज्यादा कमी नहीं करेगा। अब देखो, सोयाबीन ने नाइट्रोजन की पूर्ति मतलब नाइट्रोजन बढ़ाया, गेहूं ने इसकी कमी कर दी। मतलब जो नाइट्रोजन सोयाबीन ने मृदा में छोड़ा, उसको गेहूं ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। इस प्रकार मृदा में पोषक तत्व क्या रहते हैं, संतुलित अवस्था में बने रहते हैं और अपनी फसलें अपना आसानी से कर लेते हैं। इसलिए अपने को फसल चक्र करना मुख्य अपना उद्देश्य है, मृदा उर्वरता को बढ़ाना या मृदा में पोषक तत्व की वृद्धि करना, जिससे अपनी फसल क्या हो, लगातार अच्छी उपज देती रहे। अब इसके मुख्य जो इसके जो सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत से अपन इसकी फसल चक्र बनाई। पहला सिद्धांत इसका था कि जो अगर पहली बात है कि फलीदार फसल उगा रहे हो या अफलीदार जो भी है, फलीदार फसल के बाद अफलीदार फसल उगाना। देखो अगर बेटा के बाद आता है तो इसका मतलब है ये फसल चक्र है, और अगर मैं यहाँ पे के साथ करता तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये मिश्रित खेती होती है। क्योंकि साथ में क्या होती है, मिश्रित होती है, बाद में क्या होती है, फसल चक्र होता है। तो अगर के बाद है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फसल चक्र ही है। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको उदाहरण दिया था, आपने खरीफ में मूंग बो लिया, रबी में क्या बोल लिया, जौ बोल लिया, ठीक है बेटा। फिर वापस जैसे खरीफ आई, इसमें आपने चना बोल लिया, माफी चाहूंगा, खरीफ में आपने जैसे मान लो आप सोयाबीन बोल लिया, फिर रबी में आपने गेहूं बोल लिया। ऐसे एक बार खरीफ मतलब फलीदार फसलें, दूसरी बार अफलीदार फसलें। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, अधिक खाद चाहने वाली के बाद, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली। जैसे मान लिया एक बार आप अधिक खाद चाहने वाली फसल ले रहे हो, उसके बाद में आप कम खाद चाहने वाली फसल लोगे। मैं आपको एग्जांपल की बताता हूँ। जैसे मान लिया आपने इस खेत में इस बार खरीफ में क्या किया, आपने अधिक खाद चाहने वाली फसलें ले ली। अधिक खाद चाहने वाली फसलें जैसे मान लीजिए आपने मूंगफली ले ली,
खरीफ में मूंगफली ले ली। अब रबी में क्या करोगे आप, कम खाद चाहने वाले, जैसे आपकी चना है, या माफी चाहूंगा चना ने ले करके आप जैसे रबी में आप क्या ले सकते हो, दूसरी फसलें सरसों ले सकते हो, क्योंकि इनको कम खाद की पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आपने मूंगफली में अधिक खाद डाला, मृदा में वो खाद अवशेष के रूप में रह जाएगा, जितना मूंगफली यूज लेगी वो ले लेगी, उसके बाद जो अवशेष में रह जाएगा उसको अगले साल क्या ले लेगी, सरसों उसको यूज में ले लेगी। इसलिए आपको कम खर्चा लगेगा, एक बार खाद डाल लिया, दोबारा आप बिना खाद डाले भी खेती कर सकते हो। ऐसा जल का है, अधिक जल मांग वाली के बाद में, अधिक जल मांग वाली फसल के बाद क्या करोगे, अधिक जल मांग वाली फसल के बाद क्या करोगे, कम जल मांग वाली फसल होगी। अधिक जल मांग वाली फसल जैसे वाले आप खरीफ में चावल ले लिया, अब चावल को बेटा 1500 से 2500 mm पानी चाहिए। अब देखो आपने चावल की इसकी कटाई कर दोगे, उसके बाद ही मृदा में मॉइस्चर बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, उसके बाद में आप कम जब पानी वाली जो फसलें हैं उनकी आप खेती कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो मृदा में नमी है उसी से आप क्या कर लोगे, खेती कर लोगे। उसके बाद में है अधिक या गहरी जड़ें कर सकता हूं आपको, गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली, ये भी इसका मुख्य सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए आपने, मैं साफ करता हूं उसको, एक साल आपने क्या किया, गहरी जड़ वाली फसल ले ली। गहरी जड़ वाली फसल लेने से क्या होगा, जो पौधा आपका है यहां से क्या ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है, इस लहर से पोषक तत्व ले रहा है, इस फर्श से ले रहा है, यहां से पोषक तत्व पौधा नहीं ले रहा है। अब अगली बार क्या करो आप उथली जड़ वाली मतलब कम गहरी जड़ वाली फसलें करो, तो अगली बार जो पौधा होगा यहां से पोषक तत्व ले लेगा, तो आपका पोषक तत्व क्या रहेगा, मेंटेन बना रहेगा और आपकी फसल अच्छी होती रहेगी। उसके बाद में इसका है, किसान जो क्या करेगा, गहरी आवश्यकता को ध्यान रखेगा। तो गहरी, किसान की गहरी आवश्यकता, किसान की गहरी आवश्यकता क्या है, क्योंकि किसान को जिन जिन चीजों की गहरी आवश्यकता है वो फसलें भी किसान में आप फसल चक्र में क्या करें, उनको भी समाहित करें, क्योंकि किसान गहरी आवश्यकता है पूरे अपने खेत से ही कर सकता है, बाजार से खरीद के नहीं कर सकता है। जैसे मान लो किसान को तेल के लिए सरसों चाहिए तो सरसों की बुआई कर लेगा, दलहन के लिए चना चाहिए तो चने की बुआई कर लेगा, खाद्यान्न के लिए उसको मान लो गेहूं चाहिए तो गेहूं की बुआई कर लेगा। उसकी खाद्यान्न की या उसकी जो गहरी आवश्यकता क्या है वो भी अपन क्या करें, फसल चक्र में अपने समाहित करें। उसके बाद में आपका छठा बिंदु है, जो आपके कृषि संसाधन है उनका भरपूर उपयोग हो। इस प्रकार की फसल चक्र लो, आप इस प्रकार की फसल चक्र लो जो आपके पास जो उपलब्ध कृषि संसाधन है उनको आप ज्यादा ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने आलू की बुआई करने वाली मशीन लेके आ गई और आप फसल चक्र में आलू का स्थान नहीं दे रहे हो, तो जो आपकी मशीन थी उसका कोई यूज नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगी। इसलिए आप जो आपके पास संसाधन है वो उसका क्षमतापूर्वक उपयोग हो, इस प्रकार की फसलें भी आप फसल चक्र में समाहित करें। ये थे फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अनुसार आप क्या लोगे, फसल चक्र लोगे। अब अगर इन सिद्धांतों से अगर आप फसल चक्र अपनाते हो तो इसमें क्या क्या लाभ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन सिद्धांतों को काम लेते हो, इन सिद्धांतों के अनुरूप आप फसल चक्र बनाते हो और प्लानिंग करते हो तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो फसल चक्र से लाभ क्या क्या होंगे। पहला लाभ तो ये हो गया कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कि आप लगातार एक साल फलीदार ले रहे हो, दूसरे साल फलीदार ले रहे हो। फलीदार क्या करेगी, फलीदार में राजू जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे और उसमें वहाँ पे नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। आप दूसरी बार फलीदार लोगे तो उससे क्या होगा, उस नाइट्रोजन को दूसरा पौधा ले लेगा। तो इस प्रकार से मृदा में पोषक की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या होगा, रोग और कीट भी क्या होंगे, कम लगेंगे। रोग एवं कीट ये फसल में कम लगेंगे। क्यों लगेंगे फसल में कम, जैसे मान लीजिए आपने इस बार यहाँ पे मूंगफली की बुआई कर ली और अगली बार अपने मूंगफली बुआई आप यहाँ पे वापस मूंगफली बुआई करोगे तो मूंगफली का प्रमुख कीट है सफेद लट, व्हाइट क्रब है। अब इस सफेद लट आप लगातार मूंगफली बुआई करोगे तो इस सफेद लट को होस्ट जो प्लांट है मूंगफली वो लगातार इसको मिल रही है, इसलिए सफेद लट की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब सफेद लट की संख्या में वृद्धि होगी तो वो सफेद लट अपने आक्रामक रूप में आ जाएगी, इसका प्रकोप ज्यादा होगा और मूंगफली फसल नुकसान ज्यादा होने लग जाएगा। इसलिए आप इस बार मान लीजिए मूंगफली बुआई कर रहे हो, अगली बार आप मूंगफली बुआई मत करो, आप अगली बार आप दूसरी फसल की बुआई कर लो। जैसे आपने मूंग की बुआई कर ली, अब मूंग में सफेद लट नहीं लगती है तो सफेद लट को अगर होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो सफेद लट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको रोग और कीटों में क्या होगी बेटा, थोड़ा संरक्षण मिलेगा, आपको बचाव होगा। ये भी किसान का लाभ है। तीसरा है किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। किसान की आर्थिक स्थिति सुधार रहेगा। क्या आएगा,
क्योंकि मृदा की पोषक बढ़ेगी, रोग और कीट भी कम लगेंगे, आपने जो संसाधन का क्षमतापूर्वक उपयोग कर लिया तो किसान को खर्चा कम लगेगा, उत्पादन ज्यादा होगा। खर्चा कम लगेगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो किसान के आर्थिक स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। चौथा जो आपका बिंदु है, फसल चक्र से क्या लाभ है? फसल चक्र से लाभ है कि जो लगातार आप फसलों को अदल बदल कर बो रहे हो तो उससे क्या होगा, मृदा में जो अलग अलग लेद में जो पोषक तत्व हैं वो समान रूप से बने रहेंगे और जो आपकी फसल होगी वो अच्छी होगी, तो फसल की क्वालिटी सुधरेगी और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, गुणवत्ता में सुधार और उपज में भी वृद्धि होगी। ये आपका चौथा लाभ था। इसके अलावा भी खूब सारे और भी बहुत सारे जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फसल चक्र से लाभ हैं कि लगातार आप एक फसल की बुआई करोगे तो उस विशेष पोषक तत्व की मात्रा में कमी हो जाएगी और वो आपकी फसल होगी कमजोर होने लग जाएगी लगातार, इससे आपकी उत्पादकता घट जाएगी, गुणवत्ता भी घटेगी। ये थे आपके फसल चक्र से लाभ। क्वेश्चन जो आपका जेट में बनता है, तो आपको बताना जरूरी था, क्वेश्चन जो जेट में बनता है आपका यहां से नहीं बनता है। क्वेश्चन आपका जेट में बनता है फसल चक्र। देखो पहले चीज तो ऐसे पूछेगा आपको, फसल चक्र का सही उदाहरण नहीं है, सही उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 चना, मूंग, गेहूं। ऑप्शन 2 बाजरा, चना, मूंग, चना, ज्वार। ऑप्शन 3 मक्का, चना, बाजरा। ऑप्शन 4 इसमें जैसे आपको मान लिया मूंग, गेहूं, ज्वार, मूंग, गेहूं, या आपने दिया मोठ या मूंगफली जो भी दे दिया। अब आपका उदाहरण आ गया, इनमें से कौन सा फसल चक्र का सही उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा बेटा? देखो मैंने आपको ये कहा था कि जो आपकी फसल प्रणालियां हैं या जो आपका जो क्रॉप का एग्रीकल्चर कैलेंडर बनता है या जो फसल चक्र काउंट होती है वो खरीफ से काउंट होती है, रबी से नहीं होती है। तो देखो ये चना कब का है? रबी का है। ये कब का है? खरीफ का, और ये भी खरीफ का। इसलिए ये रबी से स्टार्ट हो रहा था तो आपका फसल चक्र रबी से स्टार्ट नहीं हो सकता। फसल चक्र हमेशा आपका जो आपका एग्रीकल्चर कैलेंडर बनता है वो खरीफ से बनता है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत उदाहरण है, ये एक फसल चक्र का उदाहरण नहीं है। मैं वापस कहूँगा इसके प्लस भी नहीं लगाने हैं किसी की भी। ये फसल चक्र का उदाहरण सही नहीं है क्योंकि फसल चक्र का जो है खरीफ से स्टार्ट होता है, रबी से स्टार्ट नहीं होता है। ऐसे ही दूसरा बताऊं मैं आपको, इनमें से फसल चक्र का सही उदाहरण नहीं है। पहला मान लीजिए आपने बाजरा, गेहूं, ज्वार। दूसरा दे दिया मैंने आपको ज्वार, चना, मूंग। तीसरा दे दिया ना मक्का, चना, ज्वार। चौथा दे दिया मैंने आपको मूंगफली, गेहूं और बाजरा। ये आपको दे दिया यहाँ पे मूंग। अब देखो इनमें से फसल चक्र का सही उदाहरण नहीं है। देखो बाजरा किसका है? खरीफ का है। ज्वार भी किसका है? खरीफ का है। मक्का भी किसका है? खरीफ का है। और मूंगफली किसकी है? खरीफ का है। मतलब अपने स्टार्टिंग तो सही की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो फसल चक्र है खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ से हो रहा है। लेकिन अब आगे देखो, मैंने पहला सिद्धांत बताया था कि फलीदार के बाद में अफलीदार फसलें उगानी है। देखो बाजरा कौन सा है? अफलीदार है। गेहूं कौन सा है? अफलीदार है। ज्वार कौन सा है? अफलीदार है। तो इसका मतलब क्या है? ये अपने सिद्धांतों में खरा नहीं उतर रहा है और ये सही उदाहरण नहीं है, ये सही फसल चक्र नहीं है। क्योंकि फसल चक्र में क्या था? एक बार खाद्यान्न वाली, फिर फलीदार, फिर फलीदार दे दिया, फिर जैसे ग्रेविन दे दिया, फिर फलीदार दे दिया, फिर ग्रेविन दे दिया। ये सारे इसमें सही बैठ रहे हैं, इसमें नहीं बैठ रहा है। इसमें जो तीनों क्रॉप आप ग्रेविन कुल की है तो अदल बदल कर तो अपन बो नहीं रहे, इसलिए अपन एक ही कुल की फसलें बो रहे तो अपने सिद्धांत में नहीं आ रहा, इसलिए ये आपका सही उदाहरण नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं।
तीसरा जो आपका उदाहरण है, एक आपके क्रॉप इंटेंसिटी पूछती है, मैंने पिछले वीडियो में डाल भी दिया था, लेकिन इसमें फिर मैं बता दूं आपको किस प्रकार से पूछता है। जैसे मान लीजिए बाजरा है, चना है, हरी घास। अब देखो बेटा, हरी घास है, क्रॉप इंटेंसिटी निकालने का क्या तरीका होता है, CRI। क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है बेटा, फसलों की संख्या, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ये बटा अवधि या वर्षों की संख्या, वर्षों में मल्टीप्लाई 100, इसका ये तरीका था। अब देखो फसलों की संख्या कितनी है, 1 2। बेटा हरी खाद को कभी भी फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाता, तो कितने फसलें हुई, 2 ही हुई। हरी खाद को कभी भी काउंट नहीं करना आपको, हरी खाद की अवधि काउंट जरूर करनी है। तो देखो बेटा ये खरीफ का है, ये रबी का है, और हरी खाद आपने कब ले ली, जायद ले ली, क्योंकि हरी खाद को तीनों सीजन में ले सकते हो। साल कितनी हुई, 1, कितने हो गए, 200%। तो आप क्रॉप इंटेंसिटी कितनी हो गई, 200 हो गई। इस प्रकार से आप क्रॉप इंटेंसिटी पूछ सकता है। जैसे दूसरा मैं आपको उदाहरण दूं, बाजरा, ये मैं आपको प्लस लगाता हूँ, यहीं लगाना है। बाजरा, मूंग, गेहूं, पड़ती और आपका मूंग। इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगा, देखो ये प्लस जहां भी लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मिश्रित खेती है आपकी, ठीक है। तो इन दोनों को अवधि और एक ही फसल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक, क्योंकि हम दोनों मिला के बोया है, इसलिए एक ही माना जाएगा। तो एक फसल तो ये हो गई, एक फसल ये, 2 पड़ती को फसल है नहीं, और मूंग 3, टोटल फसलें कितनी हो गई, 3। जबकि ये कितना हो गया समय, देखो इनको समय भी एक ही, दोनों को मिला के बोया है, तो ये तो हो गया खरीफ का, ये कब का है, रबी का, और हमने पड़ती कब छोड़ी, जायद में छोड़ दी, तो ये जायद की हो गई। और मूंग कब का आ गया वापस आपका, खरीफ का आ गया। साल कितने हो गए, 2 हो गए ना, एक साल तो ये हो गई और एक साल ये हो गई। फसलें कितनी हुई, 3, तो 3 बटा 2 गुणा 100। इस प्रकार से इसको उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप फसल चक्र के उत्तर आप निकाल सकते हो। हरी खाद को कभी भी फसल के रूप में काउंट नहीं करते हैं। अगर प्लस लिखा हुआ तो उनको एक ही फसल के रूप में काउंट करेंगे। पड़ती है तो पड़ती तो फसल के रूप में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसका समय जुड़ेगा। अगर आपका गन्ना आता है तो गन्ना को हमेशा एक वर्ष में काउंट करते हैं, और 8 साली गन्ना आता है उसको 18 महीने काउंट करते हैं, ध्यान रख लेना है। ये आपका फसल चक्र का टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।